तो नर्मदा सोन घाटी की हम बेसिक क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। जो उसके कॉन्सेप्ट थे वो हम सब आपको समझा चुके हैं। विजुअल फोटो, उसकी बनने वाली स्थलाकृतियाँ, ये भी हम आपको दिखा चुके हैं। अब आते हैं आंसर राइटिंग पर। एमपीपीएससी नर्मदा सोन घाटी से लेकर किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकती है, वो हमने यहाँ पर आयाम खींचे हुए हैं। पहला प्रश्न वो पूछेगी धरातलीय संरचना को लेकर, या वो पूछेगी भौगोलिक विशेषताओं को लेकर, या वो पूछ सकती है कि नर्मदा सोन घाटी की भूआकृतिक विशेषताएं लिखियो, या शब्द चयन करके लिख देगी भूआकार की विशेषताएं लिखिए। अगर कुछ नहीं पूछेगी तो नर्मदा सोन घाटी पर वो टिप्पणी पूछ देगी। क्लास में मैंने समझाया था कि इन सब के उत्तर बहुत अलग अलग होंगे। वो कितने अलग होंगे वो हम आंसर राइटिंग में सीख रहे हैं। तो इन सब के उत्तर अलग होंगे और मैं आपको लिख कर बताऊंगा भी। दूसरा प्रश्न वो महत्व से पूछ सकती है, धार्मिक और आर्थिक। और तीसरा महत्व जो प्रश्न है वो निर्माण से पूछ सकती है, कब बना, किस प्रक्रिया से बना, किस सामग्री से बना। जैसे कि मालवा बेसाल्ट से बना था, ऐसे ही नर्मदा किससे बना है, किस प्रकार की चट्टानों से बना है। तो इन सभी सवालों के जवाब हम आंसर राइटिंग में एकदम टू द पॉइंट खींचने का या लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नर्मदा सोन घाटी की धरातली संरचना। ये जो आप मैप देख रहे हो, ये किसी किताब का मैंने कॉपी किया हुआ है, मुझे भी नहीं मालूम, नेट पे मिला मैंने चिपका दिया। यही आप लोग पढ़ते हैं जिसमें प्रतिशत और क्षेत्रफल लिखे होते हैं। उसमें जो मैंने ये डैश डैश लाइन की है, जो कि भौगोलिक दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक भाग है, यही है नर्मदा सोन घाटी, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 86,000 किलोमीटर है और प्रतिशत का लगभग 26% है। पर केवल इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम आंसर को देखते हैं तो वो कंटेंट शायद हम फुलफिल नहीं कर पाते जो प्रोफेसर चाहता है। तो जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं वो तो आपके पास है ही, पर जो मैंने क्लास में आपको समझाया है उसको अगर आंसर राइटिंग करेंगे तो थोड़ा सा व्यवस्थित करने में दिक्कत होगी। इसलिए मैं आसान करने के लिए एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि क्लास में हमने क्या डिस्कस किया। मैं समझाने के लिए इस प्रकार का ग्राफ बनाया था, जिसमें मैंने देशांतर 72 से लेकर 82 लिया और अक्षांश 22 से लेकर 25 लिया। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि नर्मदा सोन घाटी 22 से लेकर 25 तक है, पर मैंने एक पैमाना ले लिया है और यह पैमाना ऑथेंटिक नहीं है। फिर भी एक मोटा मोटा हिसाब किताब लेने के लिए, विभंगित नर्मदा घाटी का हिस्सा शामिल करने के लिए, मैं इसके देशांतरी विस्तार को 72 से लेकर 82 मानता हूँ। किताबों में 74 से लेकर 81 तक दिखेगा, पर यह मुद्दा विवाद का नहीं है। मेंस में इस प्रकार के विवाद माने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि नर्मदा सोन घाटी का स्पष्ट रूप अगर नर्मदा घाटी से ही ले रहे हो तो गलत है, उसमें और भी कई घाटियां शामिल हैं। उन सभी घाटियों को शामिल करके इसको बोला जाता है सोनाटा। एसओ का मतलब सोन, एनए का मतलब नर्मदा, टीए का मतलब ताप्ती। इसीलिए एक बृहद संरचना बन जाती है। चूंकि हमको धरातलीय संरचना लिखनी है और धरातलीय संरचना के लिए सबसे पहले स्थल स्वरूप वाला पॉइंट लिखते हैं, तो इसके स्थल स्वरूप में सीमांकन को भी लिखना होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि नर्मदा सोन घाटी की स्थिति बताओ, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, तो मध्य प्रदेश जो पूरा आप देख रहे हो उसमें कुछ हिस्सा क्राटोन का है और कुछ हिस्सा सील्ड का है। और नर्मदा सोन घाटी का जो पूरा स्थलाकृति है उसके उत्तर में भी क्राटोन है और दक्षिण में भी क्राटोन है। और उन क्राटोनों को मिलाकर मैं एक शब्द यूज करूंगा, प्रोटो कॉन्टिनेंट। तो मैं बोल सकता हूं कि सोनाटा के उत्तर में जो प्रोटो कॉन्टिनेंट है उसको कहते हैं बुंदेलखंड। और दक्षिण में है, इसको क्या कहेंगे, धारवाड़ प्रोटो कॉन्टिनेंट। ये मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, आप अगर देखोगे तो जो बुंदेलखंड और धारवाड़ हैं, दोनों ही प्री कैम्ब्रियन इलाके हैं, जिनमें धात्विक खनिज की मात्रा बहुत ज़्यादा रही होगी। धात्विक खनिज अगर पानी से क्रिया करेगा तो स्वाभाविक है लाल रंग की मृदा का ही निर्माण करेगा। तो अगर दोनों तरफ प्री कैम्ब्रियन प्रोटो कॉन्टिनेंट्स का कंटेंट है, सामग्री है, तो नर्मदा सोन घाटी का जो निचला हिस्सा है वो पुरानी चट्टानों का बना होगा और उसमें जल का भराव रहा होगा। जल ने जब उन धात्विक खनिजों से क्रिया की होगी तो लाल रंग छोड़ा होगा। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि नर्मदा की सबसे निचली तहों पर अगर खुदाई की जाए तो लाल और कंकड़ीली मृदा निकलनी चाहिए। ऐसी मृदा को जो नर्मदा की निचली तहों में मिलती है उन्हें निम्न नर्मदा वर्ग की मृदा कहते हैं।
किताबों में हम पढ़ते हैं कि नर्मदा घाटी में गहरी काली मृदा पाई जाती है, ये सही बात है। पर वो जो गहरी काली मिट्टी है वो तो बेसाल्ट का परिणाम है, और बेसाल्ट तो क्रेटासियस युग में आके बिछा था, लेकिन निर्माण तो इसका पहले ही हो चुका है, तो उससे पहले किस प्रकार की मिट्टी थी, ये सोचने वाली बात है ना। इसीलिए नर्मदा घाटी की धरातली संरचना में मिट्टी को भी दो वर्गों में बांटना। ऊपर वाली मिट्टी है वो गहरी काली मिट्टी है, जिसे उच्च नर्मदा वर्ग कहते हैं। वो जो नीचे वाली मिट्टी है जो लाल और कंकरीली है, उसको निम्न वर्ग नर्मदा वर्ग की मिट्टी कहा जाता है। वो परिणाम किसका है? इन्हीं बुंदेलखंड प्रोटो कॉन्टिनेंट्स का है। अब चूंकि धरातली संरचना में सबसे प्रमुख क्या है हमारे लिए? चट्टाने। तो चट्टानों का मैं डिसाइड करता हूं किस आधार पर? बड़वाह अक्ष के आधार पर। खरगोन में है ये। इस बड़वाह अक्ष को अगर खींच लिया जाए तो बड़वाह अक्ष के जो पश्चिमी हिस्से में अगर हम देखते हैं नर्मदा घाटी में, तो इसमें जो चट्टान प्राप्त होती है उस चट्टान को कहते हैं दक्कन ट्रैप। क्योंकि हमसे उसने धरातली संरचना ही तो पूछा है। और बड़वाह अक्ष के अगर हम पूर्वी हिस्से में जाते हैं तो जो हमको चट्टान प्राप्त होती है नर्मदा सोन घाटी में, उस चट्टान को कहते हैं हम गोंडवाना। तो इस हिसाब से नर्मदा सोन घाटी के पूर्वी हिस्से में गोंडवाना है और पश्चिमी हिस्से में दक्कन ट्रैप है। पर दक्कन ट्रैप तो अभी बिछा है, उससे पहले तो कुछ बना होगा। स्वाभाविक है कि यहाँ पे गोंडवाना के साक्ष्य होने चाहिए, पर दबा हुआ है। ऐसे ही एक दूसरा अक्ष हमको निकालना है हार्डिया। हार्डिया के उत्तर में जाना है और हार्डिया के दक्षिण में जाना है, जैसे बड़वा के पश्चिम और पूरब में गए। तो हार्डिया के उत्तर में जाएंगे तो इस बिंद यन क्रम की चट्टानों से और क्वार्टजाइट की चट्टानों से ढका हुआ है, जैसा कि हमने क्लास में समझाया है। इन नर्मदा सोन घाटी के उत्तरी सीमांकन पर विंध्यन और क्वार्टजाइट क्रम की चट्टानें हैं, और दक्षिणी सीमांकन पर जब खड़े हो जाओगे तो यहाँ पर धारवाड़ के साथ गोंडवाना देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से इस घाटी के दक्षिण और पूर्वी हिस्से में गोंडवाना है, लेकिन उत्तरी हिस्से में कोई गोंडवाना के साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं, या मैं कहूँ परतें नहीं खुली हैं। जो ये नर्मदा घाटी है, अगर इसके सीमांकन की हम बात करें, ये ऊपर वाला जो सीमांकन है इसको किस नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं नदन नर्मदा फॉल्ट। वो जो नीचे वाला सीमांकन है जो धारवाड़ प्रोटो कॉन्टिनेंट से जुड़ा है, इसको कहते हैं सदन नर्मदा फॉल्ट। तो ये इसके सीमांकन की बात हो जाएगी। आशा करता हूँ कि अब मेरी बात समझ पाए होंगे। यही हमने क्लास में डिस्कस किया था। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो वो लेक्चर एप्लीकेशन पर आप वापस से जाकर देखो। पूरे 2 क्लास हुई हैं, 2 घंटे क्लास डला हुआ है, जिसमें मैंने डिटेल से पढ़ाया है कैसे फॉर्मेशन हुआ है। अब आते हैं आंसर राइटिंग पे। क्वेश्चन क्या है हमारा? नर्मदा सोन घाटी की धरातली संरचना समझाइए। तो उस धरातली संरचना को समझाने के लिए ये वाला मैंने डायग्राम बनाया है, जिसमें मैं बताता हूँ कि यह नर्मदा सोन घाटी पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की दिशा में फैली हुई है, जिसका अक्षांश और देशांतर इस प्रकार से है। ये ऊपर बुंदेलखंड प्रोटो कॉन्टिनेंट है, नीचे धारवाड़ प्रोटो कॉन्टिनेंट है। बुंदेलखंड प्रोटो कॉन्टिनेंट का एक पार्ट जो लगभग 24 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश में मिलता है, वो बुंदेलखंड क्राटोन कहलाता है, और निचला जो हिस्सा है वो दक्कन ट्रैप कहलाता है। वो इनके बीच में चट्टानें जो बढ़वा अक्ष के समानांतर हैं वो हमने बता दी हैं, और जो फॉल्ट हैं वो भी हमने बताए हैं। अब इसके आंसर राइटिंग करते हैं। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए धरातली संरचना में? निर्माण। मैंने सिखाया है धरातली संरचना करना। तो निर्माण में एक लाइन लिखना, भ्रंश घाटी के रूप में निर्मित हुई है। और ये भ्रंश घाटी कैसे बनी है वो मैंने नर्मदा सोन घाटी के निर्माण की प्रक्रिया में डिटेल से पूरा क्लास लिया है, घंटे का। उसको आप देखिए, और एक क्वेश्चन आने वाला है उसमें समझिएगा। स्थल स्वरूप में पॉइंट आप क्या लिखोगे? पूर्णतः समतल नहीं है, बेसाल्ट डाइक इत्यादि उच्चावच्ची स्थलाकृतियां प्राप्त होती हैं। और पूर्णतः समतल होने का सवाल भी नहीं है, क्योंकि यह पद सोपान व्यवस्था के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं यह मैदानों का भी निर्माण करते हैं। तो इस नदी बेसिन को अगर हम देखेंगे, नर्मदा की घाटी को बेसिन के तौर पर, तो मैदानी भाग भी दिखते हैं, पर पूर्णतः नहीं है। तो ना तो ये संप्राय मैदान है, ना ये पैडी प्लेन्स है, ना ये पूरी तरह से समतल है। तो इसमें समतल और उच्चावच्ची दोनों स्थितियां देखने को मिलती हैं। ये इसकी धरातली विशेषता है। चट्टान अगर देखेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि बड़वाह अक्ष के पश्चिम में अगर जाएंगे तो सही बात है, दक्कन ट्रैप मिल रही है, और पूरब में जाएंगे तो गोंडवाना। जबकि हार्डिया के अगर अक्ष के उत्तर में जाते हैं तो हमें विंध्यन मिलती है,
क्वार्जाइट मिलती है, और दक्षिण में जाते हैं धारवाड़ और गोंडवाना मिलती है। ये इसकी धरातली संरचना है। मिट्टी में अगर हम देखेंगे तो दो वर्गों की मिट्टी है इसमें, उच्च नर्मदा वर्ग और निम्न नर्मदा वर्ग। उच्च नर्मदा वर्ग का मतलब अभी नवीनतम रूप में ये बिछी हुई है, ये मानव की टर्सरी काल से संबंधित है। पर ये टर्सरी काल इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि द्वितीय काल में इनका निर्माण हुआ था, क्रेटासियस में। पर ये इसके सापेक्ष तो नहीं है, ये तो बहुत पुरानी है। यह निचली तहों में मिलती हैं, जहाँ अपरदन हो गया वहाँ कहीं कहीं निकलती हैं। खनिज में मैग्नीज मिलता है, कोयला मिलता है, संगमरमर मिलता है। सीमांकन अगर देखें तो उत्तर में बुंदेलखंड प्रोटो कॉन्टिनेंट का उत्तरी नर्मदा भ्रंश, सही बात है। कैसे? देखो, प्रोटो कॉन्टिनेंट का ये वाला उत्तरी नर्मदा भ्रंश, और दक्षिण में धारवाड़ प्रोटो कॉन्टिनेंट का दक्षिणी नर्मदा भ्रंश, ये इसके सीमांकन को दर्शाता है। और अवस्थिति अगर देखें तो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ऊपर विंध्याचल है, ऐसे सतपुड़ा है, और बीच में नर्मदा घाटी है। तो इन दोनों के बीच में प्राप्त होता है। वो केवल प्राप्त नहीं होता है, समानांतर और सक्रिय पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में प्राप्त हो रहा है, बिछा हुआ है। तो अगर मुझसे प्रश्न पूछा जाए कि नर्मदा सोन घाटी की धरातलीय संरचना को समझाइए, तो मैं उसको इस प्रकार से समझाने का प्रयास करूंगा। ऐसे ही मैंने एक प्रश्न बनाया है, जो प्रश्न आपको करना चाहिए, मैंने लिख के रखा हुआ है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि नर्मदा सोन घाटी की भौगोलिक विशेषताएं बताइए। तो मैं सिखाया हूं कि भौगोलिक विशेषताएं लिखने के लिए क्या तरीका है, सेम मालवा के पठार जैसा, कि विस्तार लिखना है, क्षेत्रफल लिखना है, जिले लिखना है, अपवाह प्रतिरूप लिखना है, फिर ये जो बचा हुआ कचड़े वाला कंटेंट है वो डाल दो। लेकिन प्रायोरिटी याद रखना कि किस प्रकार की प्रायोरिटीज है। तो ये क्वेश्चन तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा आपके साथ। जो सबसे प्रमुख क्वेश्चन है डिस्कस करने के लिए, वो है नर्मदा सोन घाटी के निर्माण की प्रक्रिया। और नर्मदा सोन घाटी के निर्माण की प्रक्रिया को किस आधार पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं? क्रूमा सोनाटा की स्टडी के आधार पर, और उसने इतने चरणों में इसको डिवाइड किया है। तो ये कैसे बना है वो मैंने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। अब इसके लिए हम क्लास करेंगे, फिर हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे आंसर राइटिंग के लिए। फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आसानी हो जाए। और मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो होमवर्क है कि नर्मदा सोन घाटी के उप क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। प्रैक्टिस उस दिशा में करो आंसर राइटिंग की जिस दिशा में एमपीपीएससी हमसे प्रश्न पूछ सकता हो। ठीक है, तो अब आप इनका रिवीजन कर लीजिए एप्लीकेशन पे जाके क्लास का, और हम इसकी आंसर राइटिंग कल कराएंगे।